हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी? आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एचटीएमएल को थोड़ा-सा और सीएसएस को देखने वाले हैं। तो बगैर किसी भी बात के हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। एचटीएमएल हमारे पास एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट के स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होती है और सीएसएस उसके ऊपर स्टाइलिंग करने के लिए यूज़ होती है। तो फ़ौरन से मैं चलता हूँ अपने एक प्यारे से गूगल के ऊपर और इस गूगल के ऊपर जाने के बाद मैं अपनी ईमेल लॉगिन करूँगा। ईमेल ओपन करने के बाद मैं यहाँ लिखूंगा HTML। तो आपके पास HTML की सारी डिटेल आ जाएगी कि HTML क्या है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि हमारे पास जब पेजेस को डिजाइन करने के लिए यूज की जाती है और ये कास्केडिंग स्टाइल शीट के साथ यूज होकर और जावास्क्रिप्ट के साथ यूज होकर मुख्तलिफ चीजें जो है प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम चलते हैं मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है। मुझे मार्कअप लैंग्वेज स्पेलिंग नहीं आते, कॉपी कर लेते हैं। मार्कअप लैंग्वेज हमारे पास ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि हमारे पास सिंपल प्लेन टेक्स्ट के ऊपर काम नहीं करती बल्कि कुछ फॉर्मेटिंग भी प्रोवाइड करती है। इसके लिए हमारे पास बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और इसके अलावा लिस्ट वगैरह होगी और इसके अलावा मजीद चीज़ें होती हैं जो हेडिंग वगैरह हैं वो सारी इसके अंदर आती हैं। ठीक है, हमारे पास इसके अंदर फंक्शंस, कंटेंट, पर्पस वगैरह वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं और ये डिफरेंट फॉर्मेटिंग के साथ टेक्स्ट को प्रिंट करती हैं। अब हम चलते हैं सीधा किसी ना किसी टूल के ऊपर। मैं प्रेफर करूंगा कि आप वी एस कोड का यूज़ करें। वी एस कोड को इंस्टॉल करने की वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है और एच टी एम एल सी एस एस के साथ उसका सेटअप भी पूरा अवेलेबल है उस वीडियो के अंदर। लेकिन अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप वी एस कोड के अलावा टेक्स्ट जो है ना, प्लेन टेक्स्ट, अपना नोट पैड वो भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली मैं जाऊँगा अपने ड्राइव के अंदर और यहाँ जाके एक फोल्डर क्रिएट करूँगा, एच टी एम एल सी ओ यू आर एस सी कोर्स के नाम से। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर हम आ चुके हैं। अब हम आराम सुकून के अब हम आराम सुकून से इस फोल्डर के अंदर काम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से जाके एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम है टेक्स्ट फाइल और ये फाइल हमें क्रिएट करनी है। इसको ज़रा सा हम जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको इस फाइल का नाम नजर आए। अब हमने करना क्या है, यहाँ से क्लिक करेंगे और हम व्यू के अंदर जाएंगे, शो के अंदर जाएंगे और यहाँ हम करेंगे फाइल एक्सटेंशन, ताकि हमें फाइल की एक्सटेंशन जो है वो शो हो। हम क्या करेंगे, इसको अब हम राइट क्लिक करके एडिट के ऊपर जाएंगे और यहाँ इसका नाम रखेंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और ये एक एच टी एम एल फाइल जो है बन जाएगी। और इसको फिर हम ओपन विद कर लेंगे किसी भी टूल के अंदर। मिसाल के तौर पे आप टेक्स्ट के अंदर अगर करना चाहते हैं तो आप नोटपैड से इसको ओपन कर सकते हैं। अब आपकी जो फाइल है नोटपैड के अंदर ओपन हो चुकी है। एक ही नोटपैड के अंदर ओपन हो जाएगी एक तरफ से। ये मुख्तलिफ फाइल मेरे पास ओपन है इस वक्त। मैं इन सब फाइल को बंद कर देता हूँ और दोबारा से इसको ओपन करता हूँ। राइट क्लिक किया मैंने इसके ऊपर जाके, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद नोटपैड। अभी नोटपैड के अंदर फाइल ओपन हो जाएगी, इसको हम इस साइड पे ओपन कर लेंगे और इसी के साथ साथ इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये क्रोम के अंदर जो ओपन होती है वो ओपन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ क्रोम बना रहा है। अगर क्रोम के अंदर आपकी ओपन नहीं हो रही तो आपने राइट क्लिक करना है, ओपन विद क्रोम कर लेना है या एज ब्राउजर जो है वो आपने कर लेना है, तो आपकी क्रोम के अंदर या किसी ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसके अंदर जो आपके पास टेक्स्ट है वो एज इट इज इसके ऊपर प्रिंट हो। ट्राई करते हैं, हमने यहाँ लिखा हेलो, इसको जरा हम इंक्रीज करते हैं इसके साइज को। हमने यहाँ लिखा HELLO हेलो, कंट्रोल एस किया मैंने, इसको सेव किया और इसको रीलोड किया तो हमारे पास हेलो लिखा आ जाएगा। ठीक है, जो हमने यहाँ टेक्स्ट लिखा एज इट इज वो टेक्स्ट इस साइड पर भी आ रहा है। ठीक है, ये तो सिंपल टेक्स्ट है। अगर हमें लिखे WORLD वर्ल्ड, सेव करें, यहाँ जाकर रिफ्रेश करें तो हमारे पास वर्ल्ड भी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप एक दफा मेरे साथ साथ इसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। वो हमारे पास क्या होगा, कुछ ना कुछ मजीद प्रिंट करना। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें हमारे पास यह है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि हमने कुछ ना कुछ फॉर्मेटिंग के साथ प्रिंट करवाना है। ठीक है, फॉर्मेटिंग के साथ हम किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर्मेटिंग के साथ प्रिंट करने के लिए हम इसको किसी ना किसी टैग के अंदर रैप करेंगे। मिसाल के तौर पे इसको फॉर्मेट करने के लिए हम यहाँ दो ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ दो ब्रैकेट लगाएंगे। इसके स्टार्टिंग में हम लिख देंगे बी और उसके बाद हम यहाँ स्टार्टिंग में लिख देंगे बी स्लैश, बल्कि स्लैश बी। तो हमारे पास ये अब एक टैग के अंदर है जो कि टैग है जिसका नाम है बोल्ड टैग। बोल्ड कर देगा इसको। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हाँ ये पहले से बोल्ड हो गया। अगर हम यहाँ हेलो लिखें, HELLO, अब इसको रीलोड करें सेव करने के बाद, तो आप देखोगे कि हेलो जो बाद वाला है वो बोल्ड नहीं है, स्टार्टिंग वाला हेलो जो है बोल्ड है। ठीक है, ये हमारे पास किस तरह से हुआ, ये हमने ये जो टैग यूज किए हैं इसकी वजह से ये हमारी फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज हो गई है।
ठीक है, इस तरह से हमारे पास मजीद फॉर्मेटिंग भी होती है। आइए अगर हम यूज़ करें, सेव करें, रीलोड करें तो ये इटैलिक के फॉर्म में चला जाएगा। इसी तरह हमारे पास यू अगर हम लिखें और यहाँ भी हम यू लिखें, सेव करें, रीलोड करें तो हमारे पास ये अंडरलाइन की फॉर्म में चला जाएगा। अगर हमने मल्टीपल चीज़ें करनी है एक साथ तो हम यहाँ मल्टीपल टैग्स के अंदर उसको रैप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त जो मेरा अब एलिमेंट है वो मेरे पास बोल्ड टैग के अंदर भी रैप हुआ है और यू टैग के अंदर भी रैप हुआ है। तो अब ये बोल्ड भी हो जाएगा और अंडरलाइन भी हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास और भी टैग होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक टैग होता है स्ट्रॉन्ग टैग, STRONG, स्ट्रॉन्ग। वो भी बोल्ड की तरह ही काम करता है और HTML4 का ये टैग था। न्यू वर्जन के अंदर ये मतलब के काम करता है, लेकिन अगर हम किसी अच्छे सॉफ्टवेयर के अंदर इसको लिखें तो ये लाल कलर का कर देता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास HTML6 के अंदर स्ट्रॉन्ग वाला कीवर्ड जो है निकाल दिया जाएगा, बोल्ड वाला कीवर्ड रह जाएगा। इसको हम सेव करते हैं और बोल्ड या ऐसे एज इट इज बोल्ड ही आ रहा है। अगर हम यहाँ बी टैग का यूज करें तो आप देखेंगे कि दोनों के अंदर कोई इतना खास फर्क नहीं है, दोनों ही बोल्ड हैं, दोनों ही डार्क करके लिखे हुए हैं। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड एक साथ काम करते हैं। इस तरह और भी हमारे पास चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जैसे हमने बात की थी हेडिंग्स की, तो इस तरह हमारे पास इसके अंदर हेडिंग्स भी होती हैं। हमारे पास इसके अंदर H1 होती है फर्स्ट हेडिंग, जो कि आपने अगर MS वर्ड यूज़ किया है तो उसके अंदर भी हेडिंग के कुछ ना कुछ नाम होते थे, फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग। तो इस तरह से हमारे पास इसके अंदर भी हेडिंग के नाम होते हैं। इसको हम कंट्रोल C करके मल्टीपल टाइम पेस्ट कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कितने टाइप की हमारे पास हेडिंग होती है। ठीक है, 6 टाइप की हमारे पास हेडिंग होती है, 7वीं हमारे पास हेडिंग नहीं होती। ठीक है, अगर हम यहाँ 7 हेडिंग आपको शो करवाऊँ तो आपको यहाँ पता चलेगा कि हाँ 6 हेडिंग तो एज इट इज प्रिंट हो रही हैं। एक बड़ी है, एक छोटी है, कुछ से छोटी है, कुछ से छोटी है, कुछ से छोटी है, कुछ से छोटी है, लेकिन 7वीं जो थी वो हेडिंग की फॉर्म में आ नहीं रही। इसकी वजह यह है कि हमारे पास 7वीं जो हेडिंग है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। 7वीं हेडिंग जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसकी वजह से वो एज इट इज जो टेक्स्ट है वही प्रिंट हो रहा है। जो 7वीं हेडिंग के बैकएंड के अंदर जो स्टाइलिंग लिखी हुई है ना, हाइपरटेक्स्ट है, इसके कोई ना कोई बैकएंड के अंदर कुछ ना कुछ लिखा होगा कि जो H1 है उसको इतना साइज में दिखाना है, जो H2 है उसको इतने साइज में दिखाना है। तो H7 के लिए पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, उसको कितने साइज में दिखाना है। तो सिंपल पैराग्राफ की फॉर्म में उसको प्रिंट कर देगा। वैसे हम पैराग्राफ के लिए जो टैग यूज करते हैं वो है P टैग, जो कि एक पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम अगर हमने किसी जगह लाइन को ब्रेक करना है, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक पैराग्राफ है और इसी पैराग्राफ के अंदर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे हमने लिखा दिस इज अ PARAGRAPH पैराग्राफ। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास पैराग्राफ का जो वर्ड है ना पैराग्राफ वो अगली लाइन पे आए, यानी कि दिस इज अ पैराग्राफ अगली लाइन के ऊपर जाए। लेकिन हमारे पास यहाँ ये HTML के अंदर ऐसा काम नहीं करेगा। इसको मैं आगे भी ले जाता हूँ और आपके सामने ये देखो सेव मैंने किया है, लेकिन ये अगली लाइन पे नहीं जा रहा। इसकी वजह ये है कि हमारे पास जब हमने उसको अगली लाइन पे भेजना है उसके लिए हम एक और टैग यूज करेंगे। और टैग का नाम है BR, लाइन ब्रेक टैग इसको कहते हैं। BR टैग स्टैंड्स फॉर, ये हमारे पास होता है लाइन ब्रेक टैग। ठीक है, सही बोला था मैंने। ये एक लाइन ब्रेक टैग होता है जो कि लाइन को ब्रेक कर देगा। ठीक है, सेव करेंगे हम और रीलोड करेंगे, देखो लाइन ब्रेक होगी। हालांकि अगर हमने एक ही लाइन में भी लिखा है ना इनको, तब ये लाइन ब्रेक करेगा। ये देखो हमने इसको एक ही लाइन पे लिखा है, तब भी ये लाइन ब्रेक करेगा। देखो एज इट इज लाइन ब्रेक की हुई है इसने। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ बात पूछो कि ये सिंगल टैग है, बाकी टैग किधर है इसके, तो ये BR टैग और HR टैग और शायद कोई और भी हो, A टैग, इमेज टैग, ये सारे सिंगुलर टैग होते हैं। 3 टैग मैंने भी बताए हैं। BR टैग लाइन ब्रेक का, HR टैग हॉरिजॉन्टल रो के लिए, और एक है इमेज टैग। ये हमारे पास सिंगुलर टैग होते हैं, इनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, सिंगल एक के साथ आते हैं। कुछ लोग इसको सिर्फ BR की फॉर्म में लिखते हैं और कुछ लोग इसके स्टार्टिंग में ये लगा देते हैं, ये भी सही है। और दूसरी तरह अगर हम करें वो भी सही है, और कई जगह मैंने देखा है इसके लास्ट पे हमने ये लगाई होती है, तो वो भी तरीका बिल्कुल ठीक है। बेसिक तरीका लास्ट वाला ही है, तो इसके बगैर भी चलता है। बहुत सी केसेस में इसके बगैर भी लोग यूज़ कर रहे होते हैं,
सारे तरीके सही हैं, कोई एरर नहीं आता इसके अंदर। तो हमारे पास ये लाइन ब्रेक टैग है। अभी मैंने बताया एक और टैग का जो कि है हॉरिजॉन्टल रो, तो उसके लिए हमारे पास यूज होता है HR। हमने इसको सेव किया, रीलोड किया, अब आप देख सकते हैं लाइन हमारे पास आ चुकी है। इसको हम यहाँ ऊपर भी एक दफ़ा ऐड करके देखते हैं, सेव करते हैं, ताकि इसको रीलोड करते हैं, ये आप देख सकते हैं कि लाइन आ चुकी है। ये लाइन है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक टैग्स थे, इटैलिक बोल्ड वगैरह भी मैंने आपको बताए हैं, वो भी आप देख लेना। और अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बल्कि रुके, HTML BAS बेसिक टैग्स अगर आप लिखेंगे अपने किसी भी गूगल ब्राउज़र के ऊपर, तो आपके पास इमेजेस के अंदर सारे वो टैग्स आ जाएंगे जो कि अभी मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ या मैंने पढ़ा दिए हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट ही लेना चाहते हैं तो आप एक काम करें कि मैं ज़रा किसी HD क्वालिटी के अंदर कोई इमेज निकाल लूँ और आप उसका आराम से स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कुछ टैग लाल कलर के हो गए हैं, जो कि बाद में हमारे पास अगले वर्जन के अंदर HTML के रिमूव कर दिए जाएंगे। तो वो ये टैग हैं कुछ, नजर ही कुछ नहीं आ रहा। चलिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जिसके ऊपर जाके आप HTML के सारे टैग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो हमारे पास है W3 स्कूल। उसके ऊपर जाके आप सारे HTML टैग्स के बारे में पढ़ सकते हैं। ये सारे टैग्स आ जाएंगे और ये सारे टैग्स आप देख सकते हैं। इनका फंक्शंस क्या है वो भी आप देख सकते हैं, इनकी डिटेल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इन सारे टैग्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत ज़्यादा टैग्स है, रटे मारते जाओगे बैठ के इनकी। हमारे पास तकरीबन तकरीबन 20 टैग यूज होते हैं, तो आपको यूज करते करते पता चल जाएगा। आप सिर्फ उन टैग्स के बारे में ही जाने, उसके अलावा किसी के बारे में जानने की डिटेल लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि इमेज अब सही लोड हो चुकी है। हाँ, तो अब आप इस इमेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप उसकी इमेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया होगा, इतना टाइम लगता है। चलें, अब हम चलते हैं HTML के बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर। अभी हमने जो बात की वो हमने सिंपल जो आ रहा था हम लिखते गए, लेकिन HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ये नहीं होता। HTML के अंदर कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है HTML की लैंग्वेज लिखते वक्त। तो उन रूल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मेन टैग होता है वो होता है HTML टैग, और ये हमारे पास सबसे टॉप लेवल का टैग होता है। बाकी टैग में इसके अंदर आते हैं, इसके बाहर हम कुछ नहीं लिखते। ये हमारे सबसे टॉप लेवल का टैग होता है। इसके बाद हमारे पास दो टैग आते हैं, एक है हमारे पास हेड टैग और ये भी हमारे पास एंड होता है, यानी कि पेयर टैग है ये। और इसके साथ साथ हमारे पास एक टैग आता है जो कि है बॉडी टैग, और ये भी हमारे पास एंड होता है, ये भी पेयर टैग है एक। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये टैग आते हैं। अब हमने क्या करना है, हेड के अंदर क्या लिखते हैं, बॉडी के अंदर क्या लिखते हैं, उनको समझते हैं। तो हेड के अंदर हमारे पास सारी डिटेल आती है पेज की। पेज किस बारे में है, पेज की लैंग्वेज क्या है, पेज के अंदर कौन कौन से लिंक इंक्लूड करने हैं, पेज के अंदर कौन कौन सी लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी है, या पेज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी वो हम हेड के अंदर लिखते हैं। और पेज के अंदर कौन सी चीज़ें प्रिंट होंगी वो हम लिखते हैं बॉडी के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर हमने कोई ना कोई हेडिंग लिखनी है, तो हम यहाँ जाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे H1, और उसके बाद इस H1 को हम करेंगे क्लोज। इसके अंदर हम लिखेंगे दिस, बल्कि मैं लिखूंगा अपना नाम मोइज अहमद। तो हमारे पास इस पेज के ऊपर मेरा नाम प्रिंट होना चाहिए। हाँ, मेरा नाम प्रिंट हो रहा है। तो उसके बाद अगर मैंने कोई पैराग्राफ ऐड करना है, तो उसके लिए मैं P टैग यूज करूंगा और पैराग्राफ में लिखूंगा दिस इज माई चैनल, प्लीज प्लीज लिखना दिस इज माई चैनल। सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर दिया होगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा दिस इज माई चैनल, तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा सेव करने के बाद। ठीक हो गया। अब हेडर के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं। हेडर के अंदर सबसे पहले मेन चीज जो आपने सीखनी है वो है टाइटल, TITLE। टाइटल का एक टैग होता है हमारे पास जो कि पेज के टाइटल को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने पेज का टाइटल लिखा हेलो, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पेज के ऊपर सबसे ऊपर छोटा सा हेलो लिखा हुआ आ रहा है। ये मेरे पास आया है इस हेलो टैग की वजह से। अगर मैं यहाँ लिख दूँ बाय का, तो मेरे पास यहाँ बाय लिखा हुआ आएगा। और HTML के स्ट्रक्चर के अंदर और भी चीज़ें होती हैं जिसको हम देखते हैं, STRUCT, इसको HTML बेसिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है वो है HTML बॉयलर प्लेट। ठीक है, और भी इसके अंदर चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे पास डॉक टाइप आता है HTML के। डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, डॉक्यूमेंट का टाइप है HTML।
ठीक हो गया। और इसके अंदर एक और चीज आती है HTML के अंदर, वो है lang इज इक्वल टू en। ये क्या है, ये हमारे पास है एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, अभी कर लेते हैं बात। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट मिसाल के तौर पे जब हमने HTML का h1 टैग लिखा तो उसके अंदर हमने कोई एट्रीब्यूट पास नहीं किया। पेज को पहले से पता था कि इसका साइज जो है ये बड़ा होगा, इस तरह से बोल्ड होगी, और ये हेडिंग है इस वजह से बोल्ड इसको कर दिया उसने खुद ही। उसको पता था कि H1 के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे H1 के अंदर। लेकिन अगर उसके पास पहले से कुछ HTML एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं है तो उसको फिर हम पास से कुछ एट्रीब्यूट दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब HTML को ये नहीं पता कि इसकी लैंग्वेज कौन सी होनी है, तो हमने यहाँ लिख दिया lang इज इक्वल टू en यानी कि इंग्लिश। अब ये हमारे पास एक वर्ड है, उसके आगे इक्वल का साइन है, उसके बाद दो कोमास के अंदर उसकी वैल्यू है। ये हमारे पास होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट टाइटल और एट्रीब्यूट वैल्यू, ये एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू, इस तरह का इसका कोई नाम था। इस तरह हमारे पास मेटा डाटा होता है जो कि पेज के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। और बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ना मेटा डाटा की, ये दो फाइल, दो लाइंस, ये भी रिप्रेजेंट करती हैं कि आपका जो वेबसाइट है वो किस पेज के ऊपर ओपन हुआ है, और उसमें जो साइज हैं अब हमारे फ़ॉन्ट्स के वो क्या क्या होने वाले हैं। ठीक है, जब हमारे पास मोबाइल के ऊपर हमारा वेब पेज ओपन होता है तो उसका जो फ़ॉन्ट साइज है वो बड़ा होता है मोबाइल के हिसाब से। अगर हमारा फ़ॉन्ट साइज लैपटॉप में ओपन हो तो उसका फ़ॉन्ट साइज लैपटॉप के हिसाब से होता है। तो ये जो लाइन है ये इन दोनों चीज़ों को मैनेज करती है। ठीक है, ऑटोमेटिकली मैनेज होता है ये, ह्यूमन इसको मैनेज नहीं करते। फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो ऑटोमेटिकली मैनेज होता है, और गलती से अगर आप फ़ॉन्ट का साइज़ अपना चेंज कर दें फिर ये उसको मैनेज नहीं करता, फिर आपको वो ही करना पड़ता है। ठीक है, ये हमारे पास HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर था जो कि गूगल ने भी हमें बता दिया, और इसको हम ला के यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये एक कमेंट है। कमेंट का स्ट्रक्चर ज़रा सा अजीब है। स्टार्टिंग और लास्ट में हमारे पास दो ब्रैकेट्स आएंगी, और दरमियान में स्टार्टिंग में एक नोट का साइन आएगा। नोट का साइन इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, और एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं, वो आएगा, और साथ माइनस के दो साइन आएंगे। तो हमारे पास ये जो चीज़ है कमेंट है, ये हमारे पास आउटपुट के अंदर शो नहीं होगी। ठीक है, हमारे पास टाइटल का लिखा हुआ डॉक्यूमेंट टाइटल, तो हमारे पास वो कोने में डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा हुआ आ गया। ये थी हमारे पास थोड़ी बहुत ही HTML। अब हम इसको करेंगे बंद, इसको करेंगे बंद, और आप लोगों को मैं चलूंगा लेके VS कोड के अंदर, और VS कोड के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कुछ कमाल की चीज़ें। पहली चीज़ ये, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है VS कोड इंस्टॉल करने की, तो आपके पास शो मोर ऑप्शन के बाद ओपन विद कोड की ऑप्शन आ जाएगी। अगर आपके पास ओपन विद कोड की ऑप्शन नहीं आती तो CMD लिखना है आपने इधर। CMD लिखने के बाद आप यहाँ लिखेंगे कोड, कोड स्पेस डॉट, ये वाला कोड डॉट, तो आपके पास VS कोड इसी फोल्डर के अंदर ओपन हो जाएगा। अगर फिर भी आपके पास VS कोड इस फोल्डर के अंदर ओपन नहीं होता तो उसका मैं तरीका आपको, तीसरा तरीका बता देता हूँ। वो ये है कि आपने जाके विंडो दबाना है, VS कोड सर्च करना है, उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद, मेरा तो आई गेस इसी फोल्डर के अंदर पहले से ओपन होगा क्योंकि मैंने ओपन किया था इस फोल्डर के अंदर। अब हमने क्या करना है, फाइल के अंदर जाके ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। अब वो आपसे पूछेगा कौन सा फोल्डर भाई, आपने जो भी फोल्डर है, मेरा HTML कोर्स के नाम से है, इसके अंदर मैं ओपन कर दूँगा। ठीक है, मेरा पहले से ओपन था तो दोबारा ओपन नहीं, तो हमारे पास ये HTML का जो कोड है वो आ जाएगा। कलर्स के अंदर आएगा, बड़ा प्यारा लगता है कलर्स के अंदर ये। और इसके बाद हमें जाना है इस चीज़ के ऊपर जो कि है एक्सटेंशन की, ये चार डब्बे बने हुए हैं, इस पे जाना है। यहाँ जाके आपने सर्च करना है लाइव, ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था आपको, लाइव सर्वर। और एक पिंक कलर का ऑप्शन आएगा आपके पास, ये वाला पर्पल कलर का, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने HTML फाइल को ओपन करना है, कोई और फाइल नहीं। HTML फाइल को ओपन करने के बाद आपने जाना है ओपन विद लाइव सर्वर। इजी प्रोसेस है, इतना मुश्किल नहीं है, एक दो बार देख के करेंगे आपको याद हो जाएगा। ओपन विद लाइव सर्वर। अब हमारे पास पेज को बार बार रीलोड करने का ऑप्शन जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं इस वक्त अपने लैपटॉप के ऊपर आल्ट और टैब का बटन यूज करके अपनी विंडोज को टॉगल करने लगा। ठीक है, आल्ट और टैब, जिससे हम विंडो चेंज करते हैं बार बार। कभी मैं इधर आऊँगा, कभी मैं इधर जाऊँगा, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो मुझे मेरे सीनियर ने बताई थी कि जब भी आप कर रहे हो काम किसी वाइट बैकग्राउंड वाली चीज़ के ऊपर और ब्लैक बैकग्राउंड हो इधर, तो आपकी आंखें उससे हो जाएंगी खराब।
तो इसलिए मैं इसका एक लाइट वर्जन जो है ना वो ओपन कर लेता हूँ ताकि वाइट से वाइट पे जाने में हमारी आंखें ना डिस्टर्ब हो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं HTML को मजीद। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस HTML के अंदर देखने वाले हैं कि हम किस तरह से एक पैराग्राफ इमेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इमेज के बारे में देखते हैं। इमेज ऐड करना इतना भी मुश्किल नहीं है, सिंपली हमें जाना है और हमारे उस फोल्डर के अंदर कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपल है, मुश्किल चीज़ नहीं है। HTML कोर्स वाले फोल्डर के अंदर मेरे पास सिर्फ एक फाइल है। मुझे जो इमेज अपनी वेबसाइट पे अपलोड करनी है, मैं उसको इस फोल्डर के अंदर लाना पड़ेगा। तो मैं चलता हूँ अपने इसके अंदर, यहाँ लिखता हूँ HTML images, और मेरे पास यहाँ एक कोडिंग की बड़ी प्यारी सी इमेज आ रही है। इसको मैं उठा लेता हूँ, इसको मैं करूँगा सेव इमेज, इमेज एज, और मेरे पास डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी। उसी फोल्डर के अंदर जो मेरे पास एक फोल्डर है अपना HTML कोर्स का, उसके अंदर ला के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, यानी डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मेरे पास इस फोल्डर के अंदर एक इमेज है और एक फाइल है। VS कोड के अंदर भी एक इमेज है और एक फाइल है। मैंने यहाँ लिखना है IMG, और इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक है SRC का एट्रीब्यूट जो कि उस फाइल का सोर्स है, जो कि है image.jpeg, फाइल का नाम है बेसिकली। तो हमारे पास ये लिखना है। और ऑल्ट के अंदर क्या लिखना है, ऑल्ट के अंदर हमने अगर इमेज लोड ना हो तो क्या लिखना है वो आएगा, ये एक इमेज है जो कि लोड नहीं हुई। ठीक हो गया। अगर इमेज लोड हो गई फिर तो इमेज ही आएगी, शो होगी। ठीक है, अगर इमेज लोड ना हुई, यानी कि अगर इमेज है ही नहीं वहाँ, तो क्या होगा, तो हमारे पास यहाँ वो लिखा आएगा ये एक इमेज है जो कि लोड नहीं हुई। ठीक है, मुख्तलिफ केसेस के अंदर हो सकता है। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास यहाँ इमेज लोड हो रही है, क्योंकि इमेज वहाँ अवेलेबल है, इसलिए इमेज यहाँ लोड हो रही है। अगर मिसाल के तौर पे इसका नाम कोई और होता और इमेज वहाँ ना होती तो ये लिखा ना था, इसलिए हमारे पास ये ऑल्ट टेक्स्ट यूज होता है। इसको ऑल्ट टेक्स्ट ही कहते हैं, ऑल्ट टेक्स्ट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इमेज हमने फाइनली अभी ऐड की है अपने किसी फोल्डर के थ्रू। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक और इमेज है। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक इमेज है, ये वाली। इसको मैं ले आता हूँ इस वाले फोल्डर के अंदर, लेकिन मेरे पास एक फोल्डर है जिसका नाम है इमेजेस, क्योंकि सारी फोल्डर इमेज ऐसे डाल देंगे। ये इमेज जो है इस फोल्डर के अंदर है। अब इसको हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं उसका तरीका भी देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है, हमने जाकर लिखना है इमेज का टैग, उसके बाद हमने HTML फाइल से कहाँ जाना है। हमने बेसिकली इस HTML फाइल से, या कुछ वो होगी साइट पे, हमने इस HTML फाइल से जाना है इस फोल्डर के अंदर। फोल्डर का नाम क्या है, फोल्डर का नाम है हमारे पास इमेजेस। तो हम यहाँ जाके लिखेंगे इमेजेस का फोल्डर, ये वाला, और उसके अंदर जाके ये वाली इमेज। तो हमारे पास अब ये वाली इमेज जो है ये भी शो होने लग जाएगी। ठीक हो गया, दोनों इमेज हमारे पास शो होने लग गई। ये हमारे पास इमेज ऐड करने का तरीका था, तरीका नंबर 2, जिसमें हमारे पास किसी फोल्डर के अंदर वाली इमेज को टारगेट किया जाता है। इसी तरह अगर मल्टीपल फोल्डर के अंदर हो तो मल्टीपल फोल्डर लिख के मल्टीपल फोल्डर के अंदर हम जाए जाएंगे और वो इमेज शो हो जाएगी। इमेज को ओपन करने का एक और तरीका भी होता है, पाथ को ओपन करने का। अगर नहीं समझ आ रही तब भी कह रहा है, लेकिन पाथ को ओपन करने का एक और तरीका भी होता है हमारे पास। वो होता है रूट डायरेक्टरी से इसको टारगेट करना। मिसाल के तौर पर ये इमेज है, इसका नाम क्या होगा, ये कहाँ पड़ी हुई है, इस फाइल के अंदर ये इमेज पड़ी हुई है। मेरा, हाँ वापस आ गया। e/html कोर्स के अंदर एक मेरे पास फाइल पड़ी हुई है जिसका नाम है images.jpeg। ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं इस तरह भी लिखूं तो मेरे पास ये वाली इमेज है वो लोड होनी चाहिए, जो कि नहीं हुई। नहीं लोड होने की वजह यह है कि मे भी हमने जो लगाई है वो गलत हो। अब इसको रीलोड करते हैं, अभी भी लोड नहीं हुई। नहीं हो रही तो दफा कराओ, नहीं हो रही ना सही। हाँ, अब हो रही है ना, बस काफी है। तो ये हमारे पास था इमेज अपलोड करने के दो तरीके, एक है फोल्डर के अंदर जाके, एक है सिंपली सामने इमेज पड़ी है उसको अपलोड करना। इसको मैं डाल देता हूँ इमेज वाले फोल्डर के अंदर, और इसको मैं इमेज के अंदर जाके नाम से टारगेट कर लेता हूँ। दूसरी इमेज जो है लंबी सी, उसको मैं कर देता हूँ गायब। हमारे पास ये इमेज है वो शो हो रही है।
अब हमने क्या करना है, तीसरा तरीका इमेज ऐड करने का वो ये है कि हमारे पास अगर हम लिखें MOUNTAIN माउंटेन इमेजेस, ये हमारे पास माउंटेन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी इमेजेस आ चुकी हैं। कोई भी इमेज हम ओपन करेंगे और उसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम करेंगे ओपन इमेज इन न्यू टैब। ठीक है, अब ओपन इमेज इन न्यू टैब, इस टैब के अंदर ओपन आ जाएगी इमेज। साइड में ब्लैक है, ऊपर इसका लिंक आ रहा है। ये लिंक किसका है? सिर्फ इमेज का लिंक है। किसी पेज का लिंक मैंने कॉपी नहीं किया, मैंने सिर्फ इमेज का लिंक जो है ये वाला, उसको मैंने किया कॉपी और यहाँ जाके मैंने अपने इमेज का लिंक जो है वो पेस्ट कर दिया। अभी भी इस इमेज को इस डॉक्यूमेंट के अंदर आना चाहिए, जो कि आ रही है। इसके अलावा हमारे पास इमेज के अंदर मजीद एट्रीब्यूट होते हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, एक तो ऐसे SRC का हो गया जो कि हमारे पास इमेज को शो करवाता है, पास होता है इमेज का। इसके बाद हमारे पास मजीद चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पर विड्थ टैग होता है जो कि इमेज की विड्थ को डिफाइन करता है। ये हमारे पास पिक्सल्स के अंदर होता है। बेसिकली 1000 पिक्सल लिखेंगे तो हमारे पास इमेज काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर हम यहाँ 500 लिखेंगे तो इमेज का जो वेट है वो नॉर्मल हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारे पास एक होता है हाइट का ऑप्शन, जिसको करने के बाद अगर हम दोनों देंगे ना, हाइट और वेट दोनों, तो हमारे पास जो हमारी इमेज है वो हो जाएगी स्ट्रेच, या इसको क्या कहते हैं हम, स्क्यू कहते हैं, वो हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर हमने हाइट इसकी दी 1300, अब आप देखेंगे इमेज काफ़ी ज़्यादा स्क्यू हो चुकी है और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। इसलिए हम इन दोनों में से कोई एक चीज़ देते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। CSS के अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं, हम कोई भी मल्टीपल चीज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास होगी इमेज को हम किस तरह से ऐड करते हैं। और इसके बाद इसी तरह हाइट एंड विड्थ हम पैराग्राफ को भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास पैराग्राफ के अंदर काफ़ी बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है। ये पैराग्राफ कैसे है, मैं लिखा लोरम LOREM पर एंटर किया तो मेरे पास ये पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया। ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट और F करने के बाद फॉर्मेट भी हो गया मेरा जो भी था। चलिए मैं ज़रा छोटा कर लेता हूँ स्क्रीन को। अब हमारे पास पैराग्राफ शो हो रहा है। अगर मैं इस पैराग्राफ के साइज को थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ, इसकी वेट को कम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ WIDTH विड्थ इज इक्वल टू 100। तो इसकी जो विड्थ है हमारे पास 100 हो जानी चाहिए। अब 100 विड्थ हो चुकी है लेकिन हमारे पास शो नहीं हो रही, बिकॉज जो हमारे पास टेक्स्ट है वो 100 से बाहर जा रहा है। ठीक है, इसको हम आगे CSS के अंदर मजीद देखेंगे कि हम बॉर्डर किस तरह से लगा सकते हैं। बॉर्डर लगाने के बाद हम किस तरह से देख सकते हैं कि हमारी विड्थ कितनी है, कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं, वो हम आगे CSS के अंदर देखेंगे। ठीक है, पैराग्राफ के बारे में हमने पढ़ा, हेडिंग के बारे में हमने पढ़ा और बोल्ड टेक्स्ट के बारे में पढ़ा, इमेज ऐड करने के बारे में पढ़ा। अब हम जाते हैं लिस्ट के बारे में। हमारे पास लिस्ट होती है 3 तरह की, लेकिन हम डिस्कस करेंगे सिर्फ 2 तरह की लिस्ट। पहली लिस्ट होती है अनऑर्डर लिस्ट यानी कि UL, और इसके अंदर आते हैं लिस्ट एलिमेंट, मिसाल के तौर पे एप्पल, APPL एप्पल। और इसी के साथ साथ हमारे पास मजीद होते हैं, मिसाल के तौर पे एप्पल के बाद आ गया मैंगो, मैंगो के बाद आ गया बनाना, इसके बाद आ गया हमारे पास ग्रेप्स। ये वही है जो हमें बचपन में याद करवाए गए हैं। हमने जब इसको रिजल्ट देखा तो एप्पल मैंगो बनाना हमारे पास डॉट के साथ आ रहे हैं, जो कि है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर हमने इनको ऑर्डर के अंदर प्रिंट करवाना है तो हम OL का यूज़ करेंगे और यहाँ हमारे पास नंबर जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास है लिस्ट। इसके अलावा हमारे पास और चीज़ें होती हैं, और इसके अंदर हमारे पास होते हैं फॉर्म्स। फॉर्म्स को हम ज़रा डिटेल के अंदर देखेंगे। फॉर्म हमारे पास होते हैं, फॉर्म जब के अंदर फॉर्म होते हैं वो क्रिएट करने के लिए टैग यूज़ होता है, वो होता है इनपुट का टैग। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। अब टेक्स्ट ऐड करने के लिए एक इनपुट बार आ जाएगा। इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर। तो हमारे पास अब नंबर ऐड करने के लिए आ जाएगा। इसमें हम टेक्स्ट ऐड नहीं कर सकते सिवाय ई के, और बाकी हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ई भी एक नंबर होता है, पता है। तो एक है हमारे पास टेक्स्ट, एक है हमारे पास नंबर, एक हमारे पास आता है इसके अंदर टेलीफोन के लिए TEL। इसकी तरह हमारे पास एक और आता है जो कि है टाइम। इसकी तरह हमारे पास एक और आता है जो कि है कलर। एक आता है हमारे पास जो कि है चेक बॉक्स। ये कंप्लीट आपको मिल जाएंगे कहाँ, वेबसाइट के ऊपर। इन इनपुट टाइप इन HTML। ठीक है, तो इमेज में जाने के बाद आपके सामने काफ़ी ज़्यादा इमेजेस आ जाएंगी। ये एक बेस्ट इमेज है जिनको देखने के लिए, ये वाली दूसरी बेस्ट है। मैं एक मिनट ज़रा
इमेज ज़रा अच्छी क्वालिटी के अंदर हो जाए। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। और देखते हैं, और इसके अंदर हमारे पास और भी चीज़ आती है। मिसाल के तौर पे मंथ आता है हमारे पास, इसके अंदर डेट आती है, डेट एंड टाइम आता है। तो इस तरह से डिफरेंट चीज़ें आती हैं। और इनको सेपरेट करने के लिए हमने जो टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था, बी आर टैग, लाइन ब्रेक, वो हम यूज़ करने वाले हैं। बी आर टैग और बी आर टैग, यानी कि 2 दफ़ा लाइन ब्रेक कर दो और अगली अगली लाइन पे इनको शो कर दो। ये देख सकते हैं आप, ये है हमारे पास नंबर टेक्स्ट, ये हमारे पास नंबर। इसके बाद अगला है हमारे पास टेलीफोन। टेलीफोन के अंदर भी अगेन नंबर ही आएगा, लेकिन इसके अंदर सजेशन आ जाता है नंबर्स का। उसके बाद है टाइम, इसके अंदर हम टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके अंदर हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके चेक बॉक्स है ये बेसिकली। इसके बाद हम कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पे एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। तो हमारे पास इसके साथ साथ ये बटन एक आता है, ठीक है। मंथ है, इसके अंदर हम मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये हमारे पास एक डेट एंड टाइम जो कि काम नहीं कर रहा। इसी तरह हमारे पास एक और होता है इनपुट टाइप, जो कि है सबमिट का। इनपुट ईमेल वगैरह भी होता है, फाइल वगैरह भी होता है, फाइल भी दिखा देते हैं आपको। और एक और है ईमेल, वो भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। फाइल के अंदर क्या होता है, फाइल के अंदर ये देखो, फाइल सेलेक्ट करने की ऑप्शन आ रही है, हम कोई भी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास ईमेल के अंदर ईमेल का सजेशन आएगा, जो कि नहीं आया। लेकिन ईमेल के अंदर @ कोई भी gmail.com या @yahoo.com ये मस्ट होता है, इसके बगैर ये सबमिट नहीं करता। और इसी के साथ साथ हमारे पास एक और चीज़ होती है, जो कि है input इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट। ये बेसिकली रीसेट करने के लिए होती है पूरे फॉर्म को। मैं अगेन यहाँ बी आर टैग लगाता हूँ ताकि ये अगली लाइन के ऊपर बाकी प्रिंट हो इस तरह से, ठीक है। ईमेल, ईमेल के लिए यूज होता है, ईमेल एंटर करने के लिए। इसके बाद रीसेट का एक बटन है, जो कि फॉर्म को रीसेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। फॉर्म कौन सा, हाँ, फॉर्म हमारे पास ये फॉर्म इस तरह से क्रिएट होता है। सारे टैग एक फॉर्म के अंदर आएंगे ताकि एज अ फॉर्म ये वर्क कर सके, ठीक है। हमारे पास अब देखते हैं, ये हमने ऐड किया, रीसेट किया, तो ये गायब हो गया सब कुछ। कोई भी हमने सेलेक्ट की थी चीज़ें, सारे के तौर पर हमने डेट टाइम सब कुछ सेलेक्ट किया था, और नीचे एक रीसेट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें जो है रीसेट हो जाएंगी, ठीक है। पूरा फॉर्म जो है रीसेट हो गया। इसी तरह एक हमारे पास चीज़ होती है, वो है सबमिट की, SUBMIT सबमिट। अगर हम कोई भी चीज़ सेलेक्ट करें, इनपुट में ऐड करें और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करें, तो ये फॉर्म हो जाता है सबमिट, ठीक है। सबमिट होके कहाँ गया, किसी जगह नहीं गया, खाली जगह रह गया, तो पेज रीलोड हो गया। और इसके अंदर हमारे पास एक और चीज़ होती है, वो है हमारे पास जो जेंडर के लिए यूज़ होता है। कोई एक चूज़ करने होते हैं हमने, मिसाल के तौर पे वो होता है रेडियो, कहते हैं शायद उसको, इनपुट टैब टू रेडियो, हाँ। ये जो आता है, जो कि आएगा मेल और फीमेल के लिए, ये वाला, या मेल हो या फीमेल हो। वैसे अभी तो हम दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं दी, ठीक है। स्पेसिफिक चीज़ मतलब कि हम इन दोनों को एक सेम चीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होता है, ठीक है। वो हमारे पास होता है नेम, नेम इज इक्वल टू जेंडर। अगर हम दोनों को जेंडर का नेम प्रोवाइड कर देना, तो इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा, मेल सेलेक्ट हुआ या फीमेल सेलेक्ट हुआ, ठीक है। नेम क्या है, नेम एक एट्रीब्यूट है। इसी तरह मल्टीपल एट्रीब्यूट होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है, जो कि है प्लेस होल्डर। एंटर प्लेस होल्डर के अंदर हम लिखेंगे एंटर योर नेम। हमारे पास अब इस फॉर्म के अंदर एक नेम लिखा हुआ है, एंटर योर नेम, और हम लिखेंगे टाइप हो जाएगा। ये हमारे पास आता है प्लेस होल्डर। बाकी चीज़ों के अंदर भी आएगा, मिसाल के तौर पे किन किन चीज़ों के अंदर आ सकता है, टेलीफोन के अंदर आ सकता है, नेम के अंदर आ सकता है, और इसी तरह ईमेल के अंदर आ सकता है। तो हमारे पास यहाँ एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, एंटर नेम शो हो रहा है। एक और चीज़ हमारे पास इसके अंदर होती है, वो है वैल्यू। हम कोई पहले से भी वैल्यू दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे वैल्यू के अंदर मैंने लिख दिया नेम, तो हमारे पास इस फॉर्म के अंदर पहले से लिखा आएगा कि नेम,
रीलोड किया, देखो नेम पहले से लिखा हुआ आ रहा है। कई दफा ऐसा होता है ना, फॉर्म एडिट करने जाते हैं तो एडिट करते वक्त हमारे पास पहले से कुछ चीज़ें पहले से लिखी होती हैं, तो वो यहाँ इस वैल्यू वाले एट्रीब्यूट से होता है। फंक्शनैलिटी सारी जावास्क्रिप्ट के थ्रू आती है। और अभी हमने थोड़ी सी चीज़ें देखी हैं, परेशान नहीं होना, ये कहीं पूछेगा भी नहीं, ठीक है। ये फॉर्म कहाँ यूज़ होता है आज के दौर में, तो ये कोई आपसे पूछेगा भी नहीं, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने क्या करना है, आपने वीडियो को देखना है। अभी हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे और उसके बाद बस 35 मिनट हुए हैं यार अभी तो। बस इसको हम कर देते हैं गायब। यहाँ आएंगे, एक्सक्लेमेशन साइन डालेंगे और दोबारा से जो हमारी HTML की बॉयलरप्लेट है वो आ जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जो किसी काम नहीं, मतलब शो नहीं होती। मिसाल के तौर पर हमारे पास होता है एक टैग जो क्या div। div के अंदर अगर हम लिखें h2 एप्पल, हेडिंग दिया हमने एप्पल की, और यहाँ हमने एक h1 लिखा है एप्पल, मतलब एप्पल नहीं, FRUITS फ्रूट्स बॉक्सेस। तो हमारे पास अब हम कुछ बॉक्सेस बनाने लगे हैं जो कि हमारे पास HTML के स्ट्रक्चर का हिस्सा है, मतलब स्ट्रक्चर का नहीं, हमारे वेब पेज के स्ट्रक्चर का हिस्सा है। हमने लिखा एक एप्पल और हमने लिखा दिस इज अ FRUIT ऑफ रेड कलर, इसको हमने सेव कर लिया। अब हमारे पास आउटपुट के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई आ जाएंगी। एप्पल फ्रूट है जिसके अंदर एक एप्पल है और लाल कलर का होता है। इसी तरह एक और बॉक्स हम क्रिएट करेंगे div के अंदर ही, ठीक है। इससे हमारे पास क्या होता है कि हम एलिमेंट्स को एक एक साथ रख सकते हैं। मैं आगे अब आपको जाके बताऊंगा कि हम किस तरह से एलिमेंट को साथ साथ रख सकते हैं, वो हम इसके अंदर देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमने बनाया एक एप्पल, एक हमने बनाया मैंगो का, MANGO मैंगो, जो कि हमारे पास येलो कलर का एक होता है। इसके बाद हमने एक बनाया ग्रेप्स का, जो कि हमारे पास मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। हमारे पास 3 बॉक्सेस अब आ चुके हैं, 3 बॉक्सेस आ चुके हैं। लिस्ट है, उसके अंदर एक बॉक्स है, उसके अंदर दूसरा बॉक्स है, उसके अंदर तीसरा बॉक्स है। अब हम इन लोगों के कलर चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ जाके कलर लिखें, शायद ना हो, बीजी कलर लिखें तब भी शायद ना हो, नहीं, CSS के थ्रू करेंगे इसको। तो चलते हैं हम CSS के थ्रू पर। CSS हमारे पास बेसिकली 2 जगह 3 जगह लिखी जाती है। पहली जगह क्या है, पहली जगह ये है, यहाँ जाके हम लिखें स्टाइल का टैग, और यहाँ अपनी CSS जो है लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं बॉडी, और बॉडी के आगे हमारे पास ब्रैकेट आएंगी 2 कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद हम बॉडी को टारगेट कर सकते हैं। बॉडी के अंदर हमारे पास हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। बॉडी का बैकग्राउंड कलर कर दिया रेड, तो बैकग्राउंड कलर हमारे पास रेड कलर का हो जाएगा। इसका आप सिंटैक्स देख लें। एक हमने लगाया है, इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट, कहते हैं इसको, नहीं नहीं, ये हमारे पास CSS की वैल्यू पे तो क्या कहते हैं, CSS की वैल्यू तो CSS के की वैल्यू पेयर को हम कहते हैं प्रॉपर्टी, और उसकी वैल्यू, हाँ, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। एक बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू हमने दिया रेड। ब्लैक भी दे सकते हैं, ब्लैक देने के बाद पूरा पेज ब्लैक हो जाएगा। तो हम कलर को, यानी कि टेक्स्ट कलर को हम वाइट दे सकते हैं। तो हमारे पास अब इस तरह से आएगा ये लिस्ट। इसके अलावा हम इसके ऊपर होवर करके कोई भी कलर कोड सिलेक्ट कर सकते हैं, ये कलर कोड आ जाएगा इस तरह से। ये हमारे पास 2 टैग हमने पढ़े, एक है बैकग्राउंड कलर का और एक है कलर का, जो कि टेक्स्ट के कलर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह हम div के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने क्या किया, हमने div का बैकग्राउंड कलर कर दिया, बैकग्राउंड कलर कर दिया हमने रेड, और टेक्स्ट कलर हमने कर दिया येलो, ठीक है। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये देखो क्या ही कॉम्बिनेशन है माशाल्लाह। तो इसके हमारे पास क्या हो रहा है, कलर जो है हम चेंज कर पा रहे हैं। इसी तरह अगर हम किसी और को करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे H2 का बैकग्राउंड कलर हम कर दो ग्रीन। H2 पता है ना क्या, ये जो हेडिंग्स है हमारे पास, इनका हमने कलर कर दिया ग्रीन, और इसी के बाद जो हमारे पास P है, इसका हमने बैकग्राउंड कलर कर दिया, ये देखो ब्लू वाइट, इतना प्यारा कलर है। देखें हमारे पास वेबसाइट कितनी प्यारी लग रही है ना, खूबसूरत हसीन और जमील वेबसाइट हमारे पास बन चुकी है। इसको हमने फाइनली प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे, मजाक कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये है हमारे पास HTML के साथ अटैच होने वाली फाइल CSS, HTML के साथ लिखे जाने वाला कोड CSS। इस पूरे कोड को हम उठा के एक अलग फाइल के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लिंक हम लिखेंगे ना, लिंक डॉट सी एस एस, तो ये आ जाएगा। इसके अंदर हमने फाइल का नाम देना होता है। फाइल का नाम हमारे पास क्या है, मिसाल के तौर पे फाइल का नाम है हमारे पास मेरी डॉट सी एस एस, मेरी सी एस एस है। तो यहाँ जाके मैं नाम भी ये दूंगा मेरी सी एस एस, और इस सी एस एस के अंदर जाके वो जो कोड लिखा हुआ था मैंने, वो मैं पेस्ट कर दूंगा। तो अब क्या होगा, वही वाला जो सी एस एस आ जाएगी। अगर फाइल का नाम चेंज हो जाए तो वो सी एस एस नहीं आएगी, क्योंकि वो मिली नहीं ना एच टी एम एल फाइल को। एच टी एम एल फाइल निकला, उसको ढूंढने, उसको फाइल नहीं मिली, तो सी एस एस कहाँ से लेके आएगा। ठीक है, अब आएगी, आ चुकी है। तो अब चलते हैं, इसको सबको डिलीट करते हैं और दोबारा से नई सी एस एस लिखते हैं। नई सी एस एस के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बॉडी को टारगेट करेंगे और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट फैमिली। इसके अंदर हम कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, जो बेसिकली हमारे पास हमारे ब्राउजर प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एग्जीक्यूशन होती है ना HTML की, वो हमारे पास हमारे ब्राउजर करते हैं। कंपाइलर कोई नहीं होता इसका, ब्राउजर ही इसको कंपाइल करते हैं। ब्राउजर ब्राउजर इसको कंपाइल कर रहा है, तो वो ब्राउजर वो फॉन्ट काम करेंगे जो ब्राउजर के पास अवेलेबल है। ठीक है, तो उनके पास सारी अवेलेबल है, टेंशन नहीं लेनी। तो आप इसमें यूज करना सिस्टम UI। इतना ज़्यादा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, एक लिखोगे ना सिस्टम UI तो काम करने लग जाएगा। इतने ज़्यादा क्यों लिखे होते हैं, क्योंकि अगर सिस्टम UI ना चले, कोई एप्पल सिस्टम वाला यूज़ कर लो, वो भी ना चले तो ये वाला यूज़ कर लो, वो भी ना चले तो ये यूज़ कर लो, वगैरह वगैरह वगैरह। अभी हमारे पास सिंपल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चे इसको नोट पैड के ऊपर लिख रहे होंगे, तो नोट पैड के ऊपर सिस्टम UI काफ़ी ईजी रहता है, वो लिखो और ये फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। पहले फ़ॉन्ट क्या था, पहले फ़ॉन्ट इस तरह का था कुछ, अब फ़ॉन्ट इस तरह का एक डिसेंट फ़ॉन्ट आ चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं फ़ॉन्ट के बाद हम इसके अंदर देख सकते हैं बॉर्डर को। बॉर्डर की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला होता है बॉर्डर विड्थ, जो कि है 1 पिक्सल, 10 पिक्सल, जो भी आप रख सकते हैं। पिक्सल समझते हो ना, यूनिट है एक। तो हमने बॉर्डर रख दिया 10 पिक्सल का। अब हम यहाँ बॉर्डर के कलर को, बॉर्डर कलर हम रख देंगे रेड। और बॉर्डर का एक स्टाइल होता है, बॉर्डर का एक स्टाइल होता है, वो हमारे पास ज़रूरी होता है। वो हमारे पास इस वक्त होगा सॉलिड। सॉलिड क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये देखो। तो ये हमारे पास तीन चीज़ें हैं। ये हमारे पास इसका बॉर्डर आ रहा है, ऊपर नीचे कर सकते हैं इनको, कोई मसले की बात नहीं है। बड़ी इजी लैंग्वेज है, जहाँ मर्जी जिस मर्जी चीज़ को रख दो वो उस तरतीब के अंदर एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, ला आ रहा है। सॉलिड क्या है, सॉलिड बेसिकली एक सीक्वेंस के अंदर चल रहा है, इसको कहते हैं सॉलिड। इसके अलावा हमारे पास एक आता है डबल, इसमें डॉटेड है, ये डॉटेड। इसके अंदर डॉट के साथ यूज होता है। इसके साथ एक हमारे पास आता है डैश्ड, इसके अंदर डैशेज यूज होती हैं। इसके अलावा हमारे पास एक डबल यूज होता है, DOUBL डबल, इसके अंदर डबल लाइंस आती हैं। एक हमारे पास इसके अंदर इनसेट आता है, इसके अंदर भी डबल लाइन आती हैं, लेकिन दोनों का जरा शेड का जरा हल्का सा फर्क होता है। ठीक है, एक इनसेट आता है और एक आउटसेट आता है। इसमें डार्क वाला जो लाइन है नीचे आती है और लाइट वाली ऊपर चली जाती है। ठीक है, डार्क शेड नीचे आता है, लाइट शेड ऊपर चला जाता है। यूज हम करते हैं सॉलिड। लेकिन इतनी ज़्यादा तीन तीन लाइनें लिखने से एक हमारे पास शॉर्टकट भी है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज़ करूँगा। वो है बॉर्डर 1 पिक्सल, मिसाल के तौर पर 10 पिक्सल, पिक्सल सॉलिड रेड। ये हमारे पास एक शॉर्टकट है, जो कि इन्हीं तीन लाइन के सीक्वेंस को शॉर्टकट के अंदर प्रेजेंट करता है। अगर मैं तीनों लाइन को हटा भी लूँ तो हमारे पास उसी तरह से जो भी आ रहा है वो आएगा। 1 पिक्सल डैश अगर लिखें तो ये डैश की फॉर्म में आएगा। ठीक है, ज़्यादातर हम इसको 1 पिक्सल या 2 पिक्सल रखते हैं डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने इस वक्त एक रेड कलर का बॉर्डर ऐड किया है अपने बॉडी के ऊपर। इसी तरह से हम अगर अपने डिव के ऊपर बात करें, तो डिव के अंदर हम बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। डिव के अंदर हम बॉर्डर ऐड कर सकते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का। तो हमारे पास ब्लैक कलर का एक बॉर्डर हर एक डिव पे आ जाएगा। और इसी के साथ साथ हम अपने जो पी टैग है इसके ऊपर भी हम बॉर्डर लगा सकते हैं। BORD या बॉर्डर 1 पिक्सल। और ये फिर मेरी वीडियो जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर आ जाती है। 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, तो अब ग्रीन कलर का एक बॉर्डर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये फिर आ गया।
कि मैं शायद फिर चला गया। वीडियो अटकी रहती है, उसको कोई मसले की बात नहीं है। तो हमारे पास ये तीन तीन चार बॉर्डर हमने लगा लिए हैं, 3-4 कलर्स के। कलर्स नज़र नहीं आ रहे, इनका ज़रा साइज मैं 10 ही कर देता हूँ, 10 10 और 10। तो अब हमारे पास बॉर्डर जो है सारे नज़र आएंगे। ये था बॉर्डर लगाने का एक तरीका। अब हम चलते हैं अपनी अगली चीज़ के ऊपर, जो कि है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। वो है मार्जिन, पैडिंग और विड्थ, हाइट विड्थ। अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक बॉक्सेस है। अगर मैं मिसाल के तौर पे सिर्फ जाके डिव को कोई ना कोई बॉर्डर दे दूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, तो रेड कलर का एक बॉर्डर आ जाएगा। 5 पिक्सल सॉलिड रेड, तो रेड कलर का एक बॉर्डर इनके गिर्द आ चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ नोट करें कि हमारे पास जो बॉर्डर हैं वो इतने अच्छे नहीं आ रहे। ठीक है, बॉर्डर हमारे पास अंदर की तरफ भी चिपके हुए हैं बैकग्राउंड के साथ, और बाहर की तरफ भी चिपके हुए हैं बैकग्राउंड अगले डब्बे के साथ। इसको दूर करने के लिए हम यूज करते हैं बेसिकली मार्जिन का। मार्जिन होता है एक चीज का दूसरे चीज के साथ मार्जिन। मार्जिन टेक्निक पिक्सल दिया, तो एक डब्बे का दूसरे डब्बे के साथ चारों साइडों से जो मार्जिन है वो आ जाएगा। अलग अलग करके देना है तो हम मार्जिन बॉटम दे सकते हैं, तो सिर्फ नीचे से देगा। मार्जिन लेफ्ट दे सकते हैं हम, जो सिर्फ लेफ्ट के साथ मार्जिन देगा। अगर हम इसको 50 पिक्सल रखें तो नजर भी आएगा मार्जिन आया है। ठीक है, तो अब सिर्फ लेफ्ट के साइड से मार्जिन आया वो आएगा। और इसी की तरह हम मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम वगैरह भी यूज कर सकते हैं, जो कि सिर्फ स्पेसिफिक उसी एरिया को मार्जिन देता है। मैं यहाँ यही देखने आया था कि मेरे पास कोई ना कोई डिव एक्स्ट्रा है शायद, जो कि इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कोई डिव एक्स्ट्रा नहीं है। फिर भी लास्ट पे एक एक्स्ट्रा आ रहा है, पता नहीं क्या चीज़ है वो। इतना एक और डिव है लेकिन कोड का नहीं लिखा हुआ। कोई बात। और आने दो, किसी को क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, हमने मार्जिन के बारे में देखा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास बॉक्सेस के अंदर टेक्स्ट है वो अंदर की तरफ से चिपका हुआ है इनके साथ। अंदर की तरफ स्पेस लेने को हम कहते हैं पैडिंग। पैडिंग हमने मिसाल के तौर पर दे दी 20 पिक्सल, तो हर तरफ से 20 पिक्सल की स्पेस जो है वो आ जाएगी इसको। ठीक है, ये हमारे पास अंदर से 20 पिक्सल के गैप के बाद कुछ बॉक्सेस शो हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास अंदर से गैप था, और ये हमारे पास एक डब्बे मान गया का बॉर्डर भी है और अंदर बाहर से स्पेसेस भी हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ को हम देखते हैं, वो है हाइट विड्थ। विड्थ हम यहाँ ऐड कर देंगे 100 पिक्सल, तो 100 पिक्सल के बॉक्सेस बन जाएंगे और इस तरह से शो होने लग जाएंगे। चलते हैं जाके इस फाइल को डिलीट करते हैं, और इस फाइल को भी डिलीट करते हैं, और इस फाइल को भी डिलीट करते हैं। अब हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है, शुरू से स्टार्ट करते हैं और एक प्यारी सी फाइल बनाते हैं, और इस वीडियो को एज अ पार्ट 1 अपलोड कर देते हैं। हम जाएंगे फाइल बनाएंगे index.html। इंडेक्स नाम क्यों रखते हैं, हमारी मर्जी, जो मर्जी रख लें। होम भी हम रख सकते हैं, लेकिन पहली फाइल का नाम इंडेक्स इसलिए रखा जाता है क्योंकि सारी दुनिया इंडेक्स रखती है। सारे सर्वर मेन फाइल उसी को समझते हैं जिसका नाम इंडेक्स फाइल है। ठीक है, मेन रीजन ये है, सारे सर्वर मेन फाइल उसी फाइल को समझते हैं जिसका नाम इंडेक्स फाइल हो, इसलिए हम अपनी मेन फाइल का नाम इंडेक्स फाइल रखते हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसके अंदर बॉयलर प्लेट लगाएंगे, टाइटल रख देंगे माई प्रोजेक्ट PROJECTS, और इसके अंदर सबसे पहले जाने के बाद यहाँ ही मैं स्टाइल के अंदर बॉडी को टारगेट करूँगा। बॉडी को टारगेट करने के बाद मैं फ़ॉन्ट फैमिली इसको दूंगा, जो कि है सिस्टम SYSTM सिस्टम UI, और बैकग्राउंड कलर इसका मैं कर दूंगा ब्लैक, और कलर मैं कर दूंगा इसका वाइट। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक स्टाइलिंग जो है मैंने दे दिया, और ये फाइल आ चुकी है। इसके जाने के बाद सबसे पहले मैं एक H1 क्रिएट करूंगा। H1 के अंदर मैं लिखूंगा माई पोर्टफोलियो, और इसके साथ हम एक और टैग के बारे में पढ़ेंगे जो कि है सेंटर टैग, जो चीज़ों को सेंटर में करने के लिए यूज होता है। सिंपल टैग है CENTER सेंटर टैग,
और ये कुछ इस तरह से चीज़ों को सेंटर के अंदर कर देता है। माई पोर्टफोलियो सेंटर के अंदर लिखा हुआ आ गया। इसके बाद एक मैं डिव बनाऊंगा। डिव के अलावा सेक्शन टैग भी यूज होता है, डिव के अलावा स्पैन टैग भी यूज होता है, जो कि डब्बे बनाने के लिए यूज होता है। मीडियम डब्बा डिव के अंदर आएगा, बड़ा डब्बा सेक्शन वाले टैब के अंदर आएगा, सेक्शन डब्बा नहीं, बड़ा सेक्शन सेक्शन वाले टैब के अंदर आएगा, छोटा डब्बा छोटा सेक्शन मीडियम सेक्शन डिव के अंदर आएगा, और स्मॉल स्पैन के अंदर आएगा। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर इसका ये होगा सेक्शन। इसके अंदर अगर आपने मल्टीपल बॉक्सेस बनाने हैं तो हम यूज करेंगे डिव, और अगर इन डिव्स के अंदर हमने मल्टीपल चीज़ें बनानी है तो हम यहाँ यूज़ करेंगे स्पैन, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास HTML का जो स्ट्रक्चर है ना वो कुछ इस तरह से होता है। एक चीज़ है, उसके अंदर और चीज़ें और चीज़ें और चीज़ें और चीज़ें। मिसाल के तौर पर ये हम देखें अगर, तो ये हमारे पास गूगल का कोड है, और ये आपको इस तरह से क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि ये किसी लाइब्रेरी के थ्रू लिखा गया है, किसी इंसान के थ्रू नहीं। अगर मैं अपनी वेबसाइट दिखाऊं जो कि मेरी चल रही है इस वक्त, टेक क्रिएटिव के नाम से है, तो इस वेबसाइट के अंदर आप देखें तो इसके अंदर आपको, जैसा मैं कोड आपको लिखना सिखा रहा हूँ वैसा ही कोड लिखा हुआ है। ये एक चीज़ है, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं। तो इसके बारे में अभी हम देख रहे हैं, और इस तरह की वेबसाइट भी हम फ्यूचर में बनाना सीखेंगे, इसी सीरीज के अंदर सीखेंगे, 1-2 दिन लगेंगे। यानी दूसरे तीसरे पार्ट के अंदर हम इस तरह की वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। माई पोर्टफोलियो लिखा हुआ आ गया। अब हमें क्या करना है, हमने एक पैराग्राफ ऐड करना है, बल्कि एक डिव ऐड करना है, और डिव को हम कोई ना कोई क्लास दे देंगे। क्लास क्लास यानी कि कोई ना कोई नाम दे देंगे। इसका हमने नाम रखा है PROJE, बल्कि STUDY, स्टडी। इसके अंदर हम डिव के अंदर क्या करेंगे, अपनी स्टडी को लिखेंगे। स्टडी को लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ कुछ स्पैन बॉक्सेस बना लेता हूँ, यानी कि HCHOOL। स्कूल मेरा कौन सा था उसको मैं यहाँ लिखूँगा, और यहाँ लिखूँगा माई SCHOOL स्कूल इज SIR अलसरात SCHOOL माई स्कूल अलसरात स्कूल। और इसके बाद मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा, और यहाँ मैं लिखूँगा कॉलेज COLLEG कॉलेज, और यहाँ मैं लिखूँगा माई कॉलेज इज COLLEG। AGE भी होता है, AG भी होता है, मुझे स्पेलिंग नहीं आता, क्या करूँ मैं। माई कॉलेज इज PUNJ पंजाब कॉलेज। और इसके बाद यूनिवर्सिटी अगर मैं लिखूँ, यूनिवर्सिटी के स्पेलिंग भी नहीं आते, माई यूनी इज UET। ठीक है, तो अब हमारे पास ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इस तरह से प्रिंट हो रही हैं। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे पास इस तरह से प्रिंट ना हो, ये एक बॉक्स आए फिर दूसरा बॉक्स आए फिर तीसरा बॉक्स आए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जो अपना स्टडी है ना इसको टारगेट करूँगा। किस तरह से, मैं लिखूँगा डॉट स्टडी, डॉट STUDY, डॉट स्टडी जो है इसके अंदर जो हमारे पास डिव है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर मैं जा रहा हूँ, नेस्टिंग कर रहा हूँ। नेस्टिंग समझते हो ना, नेस्टिंग लूप पढ़ा होगा आपने, नेस्टेड फंक्शन पढ़ा होगा, नेस्टेड इफ एल्स पढ़ा होगा। उस तरह से इसके अंदर जो डिव है उनको क्या करो, उनका बॉर्डर दे दो, एक बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट कलर का। ठीक है, अब इन बॉक्सेस का वाइट कलर का एक बॉक्स आ जाना चाहिए। क्यों नहीं आया, क्योंकि स्टडी के अंदर कोई डिव नहीं है। स्टडी के अंदर कोई डिव नहीं है, स्टडी के अंदर बेसिकली स्पैन टैग। ये देखो, इनके बॉक्सेस जहाँ बन चुके हैं, लेकिन हमें शो क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि हमने कोई ना कोई गलती की होगी। गलतियाँ होती रहती हैं, कोई बात नहीं। अगर हम सिर्फ स्पैन को टारगेट करें तब भी वो नहीं आए, एक काम करते हैं, इनको ना डिव ही रख देते हैं। स्पैन भी काम करता है, टेंशन ना लो, लेकिन डिव ही रख देते हैं, देखते हैं काम करते हैं नहीं। हमने डिव टारगेट किया और डिव के बाद बॉक्स आ गया, ठीक हो गया। ये वाला डिव भी था, इसको हम सेक्शन का नाम देते हैं फिर, और इस सेक्शन को हम उड़ा देते हैं। कोई एरर नहीं आता, अगर आप सेक्शन को सेक्शन लिख लो, डिव को डिव लिख लो, उसमें कोई एरर नहीं आता, कैसे मर्जी भी आप लिख सकते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, इसलिए मैंने इसको इस तरह लिखा था।
ठीक है। अब हमारे पास तीनों बॉक्सेस लाइन बाय लाइन आ रहे हैं, इनकी हम विड्थ कर देंगे कितनी, 33%, यानी कि तीनों के 33% जो है विड्थ हो जाएगी। 30% भी कर सकते हैं, 33 भी कर सकते हैं। 33 मतलब जो स्क्रीन है ना उसकी जो विड्थ है उसका 33 हिस्सा, जो स्क्रीन की विड्थ है उसका 33% कर दो। मैंने 33% कर दिया। थोड़ी अंदर से स्पेस आ जाएगी पैडिंग 10, और थोड़ी बाहर से स्पेस आ जाएगी, वो आएगी मार्जिन 10 से। और हमारे पास अंदर बाहर दोनों जगह से स्पेसेस जो है वो आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि ये लाइन बाय लाइन है। वैसे ये इसका मैं बाद में आपको कंप्लीट बताऊंगा, लेकिन ये डिस्प्ले ब्लॉक करने से लाइन बाय लाइन आ जाएंगी, एक दूसरे के आगे नहीं आई। इन लाइन ब्लॉक करेंगे तो ये लाइन बाय लाइन एक दूसरे के आगे आ जाएंगी। 25 अगर हम करें तो ये एक लाइन के अंदर आ जाएंगी। ठीक है। चौथा बताएंगे कहाँ से आ रहा है बार बार, कोई बात नहीं, आ रहा है तो आने दो, कोई बात नहीं, आ रहा है तो आने दो। ठीक है, हमारे पास ये तीनों चीज़ें जो है वो आ चुकी हैं। इसके बाद हम इस पूरे को, जो कि हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट, हमारे पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ सेक्शन को अगर हम उठाएं सेक्शन को और फेंक दें इधर, और इस सेक्शन का नाम जो है ना क्लास का, वो हम चेंज करके रख दें PROJCT प्रोजेक्ट, और हम यहाँ लिखते हैं P1 यानी कि प्रोजेक्ट 1 ABC। और उसके बाद प्रोजेक्ट 2 का है वो है हमारे पास LMN, और इसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट 3 है वो है हमारे पास XYG। हमारे पास तीनों इस तरह से शो होने लग जाएंगे। ये तो हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर जो कि हमने वेबसाइट का क्रिएट किया है, काफ़ी सिंपल और काफ़ी बेहूदा लग रहा है, लेकिन हमारे पास ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी वेबसाइट का। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, इसको देख के मजीद हम मज़े मज़े की चीज़ें बनाएंगे। फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरह की हम वेबसाइट, फाइनल गोल हमारा क्या है, किस तरह की वेबसाइट बनाना हमारा फाइनल गोल रहेगा इन 3-4 वीडियोस के बाद। तो यहाँ से हम चलते हैं किसी भी एक मेरे फोल्डर के अंदर, माई स्टैटिक साइट्स, और यहाँ से हम चले जाते हैं ठीक है। इस तरह की वेबसाइट बनाना हमारा बेसिक गोल रहेगा, जिसके अंदर हम इस तरह की एक सिंपल वेबसाइट बनाते हैं। और मज़े की बात, ये वेबसाइट अपलोड भी थी, अपलोड हुई दिखाती है, moizahmed.techcreative.com के ऊपर अगर आप चाहेंगे तो आपको ये वाली वेबसाइट वहाँ कंप्लीट मिल जाएगी। ठीक है। इसके अंदर मेरे कोर्सेज जो मैंने 3 बनाए हुए हैं, फ्लोगोरिथम, सूडो कोड, नोट जेएस के ऊपर वो भी अवेलेबल है। ये मेरे पास 3-4 वेबसाइट है वो भी अवेलेबल हैं, जिसके अंदर सारी वेबसाइट है, देख सकते हो आप लोग, ये है। ठीक है, इस तरह की हमारे पास ये वेबसाइट है। इस तरह की वेबसाइट हम बनाना सीखेंगे अपने इसी सीरीज के अंदर। थोड़ा टाइम लगेगा, हम थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 वीडियोस लगेंगी, उसके बाद हम इतनी अच्छी वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियोस बहुत अच्छी लगी होगी, अगर नहीं अच्छी नहीं लगी तब भी कोई बात नहीं, अगर अच्छी लगी है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।